वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का बजट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है बना लिया गया है, जिसमें हमने बजट की परिभाषा और बजट की प्राप्ति के बारे में बात की थी। इस वाले भाग में हम बजट के व्यय के बारे में बात करेंगे और जो बजट में होने वाले घाटे हैं उनका डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे इस भाग में ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट का व्यय। तो देखिए बजट के व्यय से क्या अर्थ निकलता है, क्या अभिप्राय है। तो बजट के व्यय से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से है। बजट खर्च को मोटे तौर पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक राजस्व व्यय है और एक पूंजीगत व्यय है। तो देखिए जैसे कि हमने प्राप्तियों की बात की थी, प्राप्तियां भी कैसी थी, अनुमानित प्राप्तियां थी। अनुमानित प्राप्तियां मतलब कि एक्चुअल नहीं थी, वास्तविक नहीं थी। ठीक है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया जाए कि भाई इतनी हमें रिसीप्ट होगी, तो गवर्नमेंट कभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, या कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि एकदम से उसे टैक्सेस कितने मिलेंगे, कम ज़्यादा मिलेंगे, या उसकी बाकी जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनसे प्राप्तियाँ कितनी होंगी। उसी प्रकार से जो खर्च होता है वो खर्च भी बिल्कुल वास्तविक नहीं होता है, अनुमानित होता है। मतलब अनुमान लगाया जाता है कि इतना खर्च इस क्षेत्र में होगा, तो ये अनुमानित व्यय होता है। अब ये अनुमानित व्यय जो है इसमें दो प्रकार के उसमें वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि प्राप्तियां थी, भाई राजस्व प्राप्तियां थी, वैसे राजस्व व्यय है, और पूंजीगत प्राप्तियां थी, वैसी पूंजीगत व्यय है। तो एक बार मैं राजस्व प्राप्तियों के बारे में बता देता हूँ। तो राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां थी जिसमें सरकार की कोई देयता नहीं बन रही थी। ठीक है, मतलब उन्हें कुछ देना नहीं था, और दूसरी बात उनकी जो परिसंपत्तियां थी उनमें भी कोई कमी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको राजस्व व्यय समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो कि ना तो कोई संपत्ति उत्पन्न करते हैं और ना ही सरकार की देयता को कम करते हैं। तो ऐसे व्यय होते हैं जिनमें ना तो संपत्ति बनती है और ना ही सरकार की कोई देयता। मान लो सरकार ने पास्ट में, भूतकाल में कोई उधार वगैरह ले रखा था, तो ऐसे वे होते हैं जो उन उधार वगैरह को नहीं चुकाते हैं। कहने का मतलब है उनकी जो भी देयता बनी होती है सरकार की, उन देयताओं में कोई कमी नहीं आती है। जो देयता बनी होती है वो वैसे की वैसे ही रहती है। ऐसे खर्चे, ठीक है। जैसे अभी साधारण से समझ लीजिए कि जो पुलिस वगैरह होते हैं, इनकी जो सैलरी वगैरह दी जाती है, तो ये राजस्व व्यय में आता है। अब मान लीजिए भाई सरकार के ऊपर 100 करोड़ का उधार था। ठीक है, अब पुलिस वगैरह की सैलरी देने से क्या नाम है, वो 100 करोड़ का उधार थोड़ा चला गया। तो सरकार की देयता वैसे की वैसे ही बनी रहती है, और ना ही उनकी सैलरी वगैरह देने से कोई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, तो इसमें कोई परिसंपत्तियों का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि यह वह सरकार के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रावधानों में किया जाता है। जैसे मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब सामान्य कामकाज में जैसे वेतन वगैरह देना, पेंशन वगैरह देना, ब्याज वगैरह का भुगतान करना, तो ये सारे सामान्य कामकाज में ये दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा व्यय नहीं है जिससे परिसंपत्तियां बनती हो। परिसंपत्तियां मतलब कि भाई सरकार फ्लाईओवर के निर्माण करवा रही है या पार्कों का निर्माण कर रही है, इनमें कोई व्यय ऐसा नहीं है जिससे परिसंपत्तियां बनती है। ना ही सरकार की कोई देयता जो है वो खत्म होती है, समाप्त होती है। देयता भी वैसी की वैसी बनी रहती है। देयता मतलब दायित्व, सरकार के ऊपर दायित्व अगर कोई है कि भाई उसने भूतकाल में उधार ले रखा है और उसको चुकाना है, तो ये ऐसे खर्च हैं जिसमें ऐसे जो उधार वगैरह चुकाए नहीं जाते हैं। ठीक है भाई, सैलरी वगैरह देना, वेतन वगैरह देना, पेंशन वगैरह देना, कोई उधार वगैरह चुकाना थोड़ी ना हुआ, तो देयता वैसे के वैसे ही बनी रहती है। अब देखिए पूंजीगत व्यय क्या होता है। पूंजीगत व्यय में जस्ट अपोजिट समझ लिए। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो या तो संपत्तियों को उत्पन्न करता है, ठीक है, या तो सरकार की जो देयता होती है उसको कम करता है। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय ऐसे होते हैं या तो सरकार की देयता को कम करेंगे, ठीक है, या तो परिसंपत्तियों को बनाएंगे। तो ऐसे जो होते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण करना, फ्लाईओवर बनाना, तो एक तरह से परिसंपत्तियां बना रही हैं। या उधार का भुगतान करना, अगर उधार को दे दिया गया तो एक तरह से व्यय है, परंतु क्या हुआ कि जो सरकार का दायित्व बना हुआ था उसमें कमी आई। तो पूंजीगत व्यय ऐसे होते हैं, देखिए, या तो संपत्ति उत्पन्न करेंगे या देनदारियां कम करेंगी। जो उनकी देनदारी होगी सरकार की, मतलब कि जो भी उन्होंने पास्ट में जो भी मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र से ले रखा है, या किसी विश्व बैंक से ले रखा है, या किसी अन्य देश से उधार वगैरह ले रखा है, तो उन सबको वापस करना जो है पूंजीगत व्यय में आता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए भाई, राजस्व व्यय ऐसे होते हैं जिनमें ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है,
ना ही उनकी जो सरकार की देनदारी होती है उसमें किसी प्रकार की कमी आती है। ठीक है, और पूंजीगत व्यय कैसे होते हैं? पूंजीगत व्यय ऐसे होते हैं जिनमें या तो संपत्तियां उत्पन्न होंगी, मतलब सड़क निर्माण होगा, पार्क बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है, या तो संपत्तियां बनेंगी या तो देनदारी जो है कम होगी। ठीक है, तो ऐसे व्यय जो होते हैं पूंजीगत व्यय में आते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कुछ मदें दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता देना, सरकार आर्थिक सहायता देती है तो ये कैसे व्यय में आता है? ठीक है, ये सोचना है। तो देखिए, आर्थिक सहायता देना एक तरह से क्या है, सरकार की राजस्व व्यय में आता है। ठीक है, कैसे आता है जरा देखिए, 2 पॉइंट मैंने बताए थे। पहला क्या बताया था कि या तो सरकार की परिसंपत्तियां बनेंगी या सरकार की देनदारी जो है कम होगी तो पूंजीगत व्यय में आएगा, और अगर कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है और देनदारी में भी कोई कमी नहीं आती है तो राजस्व व्यय में आएगा। तो जब सरकार कोई आर्थिक सहायता दे रही है तो ना तो उनकी देनदारी में कोई कमी आ रही है, मतलब जो उनका दायित्व है वैसे वैसे ही बना हुआ है, अगर उन्होंने उधार वगैरह ले रखा था तो वैसे वैसे बना रहा है, आर्थिक सहायता देने से उधार तो ना उतार रहा है, और ना ही आर्थिक सहायता देने से कोई परिसंपत्ति बन रही है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है कि परिसंपत्तियां अगर बनती हैं तो पूंजीगत व्यय में जाता है, परिसंपत्तियां नहीं बनती है तो राजस्व व्यय में जाता है। ठीक है, देनदारी में अगर कमी आती है तो पूंजीगत व्यय में जाता है, और देनदारी में अगर कमी नहीं आती है तो किस में आ जाता है? राजस्व व्यय में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुछ चीजें राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान। अब भाई राज्य सरकारों को कोई अनुदान दे रहा है तो ये भी एक राजस्व है। अनुदान मतलब भाई एक तरह से आर्थिक सहायता ही है। स्कूल के इमारत का निर्माण करना, अब स्कूल में इमारत निर्माण हो रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई एक परिसंपत्तियां बन के सामने आ रही है, परिसंपत्ति बन रही है तो ये क्या होगा? पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ऋणों का भुगतान करना। अब ऋणों की भुगतान हो रही है तो एक तरह से देनदारी में कमी आ रही है। भाई जो उन्हें सरकार ने भूतकाल में जो भी ऋण ले रखे होंगे उसको अभी वापस कर रही है तो क्या हो रही है? उनके दायित्व में कमी आ रही है, और दायित्व में कमी आ रही है तो कैसा होगा? पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, तो आप सबको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं कि भाई कौन से पूंजीगत व्यय हैं, कौन से राजस्व व्यय हैं, या कौन से पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं। तो एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं जिसको आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 20 क्रेनों का क्रय करना। ठीक है, तो भाई फ्लाईओवर का एक तो निर्माण हो रहा है, पहली बात तो ये, दूसरी बात 20 क्रेन, तो एक तरह से परिसंपत्तियां बन रही हैं सरकार की। तो परिसंपत्तियां अगर बन रही हैं, सरकार बेशक से खर्चा कर रही है परंतु परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, व्यय तो कर रही है परंतु परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है तो ऐसे व्यय किस में जा रहे थे? पूंजीगत व्यय में जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्या है कि भाई जो सरकार जो है, सरकारी घाटे जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा। तो सरकार जो है 3 प्रकार के घाटों को देखती है। बजटीय घाटे में देखिए जो ये वित्तीय घाटा है इसको राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। तो एक नाम याद रखिएगा कि वित्तीय घाटे को राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए आगे देखिए राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए राजस्व घाटा क्या है कि भाई राजस्व घाटा क्या है? जो राजस्व व्यय जितनी भी प्राप्ति होगी और जो भी राजस्व व्यय होगा और जो राजस्व प्राप्ति होंगी उनके अंतर को क्या कहते हैं? हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब राजस्व प्राप्तियां मैंने बताया था कि राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जैसे कर वगैरह, टैक्स वगैरह लगाना, मतलब कि ऐसी प्राप्तियां जिनमें सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, मतलब कोई दायित्व नहीं बनता है। ठीक है, और सरकार किसी भी परिसंपत्तियों में सरकार की कमी नहीं आती, तो ऐसी प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, और राजस्व व्यय की बात तो हमने इसी वीडियो में कर ली है। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। अब देखिए राजस्व घाटों के प्रभाव क्या होते हैं? ये सरकार की भावी देनदारियों की वृद्धि करती है। अब सीधी सी बात है, राजस्व घाटा चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई सरकार जो है खर्चे बहुत ज़्यादा कर रही है, प्राप्ति बहुत कम हो रही है। तो क्या होगा कि जब खर्चे बहुत ज़्यादा करेगी और प्राप्ति बहुत कम करेगी तो सरकार को उधार वगैरह लेना पड़ेगा, तो भविष्य में क्या करेगी? उसकी देनदारी बढ़ेगी। ठीक है, सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है। ठीक है, तो सरकार अत्यंत बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है, इतनी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक तरह से सरकार के अनावश्यक जो व्यय होते हैं उनके बारे में राजस्व जो है घाटा बताता है। ऋणों के बोझ को बढ़ाता है, तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई राजस्व अगर घाटा चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, तो एक तरह से ऋण के बोझ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये राजस्व घाटा था। अब आगे देखिए राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार के कुल व्यय
का उधार रहित कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाने से। ठीक है, तो मतलब कि सरकार का कुल व्यय का मतलब क्या है, दो प्रकार के व्यय थे, एक तो भाई राजस्व व्यय था, एक पूंजीगत व्यय था। ठीक है, ऐसी कुल प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, इन दोनों के अंतर को, ठीक है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि उधार से भी सरकार को प्राप्ति होती है, परंतु इसमें उधार को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, साधारण से शब्दों में देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय कुल प्राप्तियां उधार रहित। ठीक है, तो उधार को छोड़कर जो इनके कुल प्राप्तियां होती हैं, ये सारी चीजें इसमें कुल प्राप्तियों में आएंगे। तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जिसके अंदर उधार नहीं होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का मतलब ही उधार होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटे को ही तो देखिए क्या होता है कि भाई राजकोषीय जो घाटा होता है उसी को हम उधार मानते हैं। देखो, जब कुल व्यय जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कुल प्राप्तियों से, तो क्या होगा, उधार लेना पड़ेगा। तो राजकोषीय घाटे का दूसरा नाम समझ लीजिए उधार होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, राजकोषीय, ठीक है, राजकोषीय घाटा इक्वल टू उधार। ठीक है, उधार, तो राजकोषीय घाटा मतलब उधार, ध्यान रखना। ठीक है, राजकोषीय घाटा मतलब ऋण। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है कि राजकोषीय घाटा जो है वो 100 करोड़ है। ठीक है, राजकोषीय घाटा 100 करोड़ है, राजस्व घाटा 30 करोड़ है, ऐसे एक आधा घाटा और बता देगा, और क्यों कहेगा उधार कितना है, तो सीधी सी बात है, सीधा राजकोषीय घाटा जो है आपका ऋण होगा, उधार होगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक तरह से उधार होता है, क्योंकि अगर कुल व्यय जो है, खर्चा जो है दोनों तरफ से, पूंजीगत और राजस्व, ठीक है, दोनों व्यय जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगी प्राप्तियों से, तो सीधी सी बात है सरकार को क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब राजकोषीय घाटों का प्रभाव क्या होता है, ये मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, मतलब कीमतों को बढ़ाना शुरू कर देता है। सीधी सी बात है, सरकार घाटे में चल रही है तो चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, महंगी होंगी, क्योंकि बाहर से उधार लेना पड़ेगा, विदेशों से उधार लेना पड़ेगा, या तो नए नोट छापने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, मतलब कीमतें बढ़ती हैं। देश में ऋण जाल में फंस जाता है, जो देश है वो ऋण जाल में फंस जाता है, मतलब मैंने जैसे पहले बता दिया कि भाई उसको क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो एक तरह से ऋण जाल में फंस जाता है। फिर यह देश के भावी विकास और प्रगति को कम करता है। ठीक है, अब आप उधार लेकर बहुत ज़्यादा विकास की तरफ तो ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते हो, तो इस तरह से क्या होता है कि भाई जब कीमतें बढ़ रही हैं, एक तरह से जो संतुलन का स्तर है वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो क्या होता है, विकास और प्रगति को ये धीरे धीरे कम करने लग जाता है। तो राजकोषीय घाटे के ये प्रभाव थे। अब लास्ट जो है वो है प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटा ब्याज अदायगियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब प्राथमिक घाटा क्या हो गया, राजकोषीय घाटे में से ब्याज जो है वो माइनस कर दें तो प्राथमिक घाटा होता है। ठीक है, अब ये प्राथमिक घाटा ध्यान रखना कि भाई होता क्या है कि हमने इससे पहले राजस्व घाटा की बात की थी, राजस्व घाटे की बात की थी, राजकोषीय घाटे की बात की थी, वो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, परंतु प्राथमिक घाटा जितना ज्यादा आएगा देश के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है, देश के लिए, देश के विकास के लिए उतना ज्यादा ही पैसा बचता है। अब जरा इसको ध्यान से समझिए, होता क्या है कि प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटे का मतलब क्या है, राजकोषीय घाटा। अब मैंने इससे पहले क्या बताया था कि राजकोषीय घाटा का मतलब होता है उधार। ठीक है, तो मान लीजिए 3 करोड़ जो है 300 करोड़ जो है सरकार ने उधार लिया, और उसे ब्याज जो है वो देना था 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ ब्याज देता तो वो 200 करोड़ ब्याज देगा, इनके पास बचेंगे कितने, 100 करोड़। 100 करोड़ में वो क्या करेगी, क्या नाम है, अपने देश का विकास करेगी, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, 200 करोड़ अगर ब्याज देना है तो इसका मतलब है कि भूतकाल में ने, ठीक है, पास्ट में बहुत ज्यादा ऋण लिया गया है, देश की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पर समझिए कि भाई 300 करोड़ इसने वर्तमान में मान लो क्या नाम है ऋण लिया, और ऋण ही राजकोषीय घाटा होता है, इसमें से उस 200 करोड़ माइनस करेंगे तो सिर्फ 100 करोड़ बचेगा जो देश पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा आएगा, राजकोषीय घाटा नहीं, प्राथमिक घाटा अगर ज्यादा आता है, प्राथमिक घाटा ज्यादा आता है मतलब कि ब्याज कम देना है, मान लीजिए ब्याज देना है सिर्फ 50 करोड़, तो अब कितना बचेगा, 250 करोड़ बचेगा देश के लिए, तो मतलब देश के लिए ज्यादा बचेगा। तो ये जो प्राथमिक घाटा है वो ज्यादा आने से क्या होता है, देश के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी समझ लीजिए कि प्राथमिक घाटा ये दर्शाता है कि हमने भूतकाल में कितना लोन लिया है, कितना ऋण लिया है, कितनी हमारे देश की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, ब्याज कम देने का अर्थ यहां पर यह है कि हमने भूतकाल में कम
कम ऋण लिया है, मतलब हमारी कंडीशन ठीक थी, ठीक है, तो ब्याज कम देने का मतलब ये होता है। और ब्याज कम देने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि हमारा प्राथमिक घाटा जो है ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा मतलब इतने पैसे हमारे पास बच जाएंगे देश के विकास के लिए। इसलिए प्राथमिक घाटा अगर ज़्यादा आता है तो देश के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। वहीं पर राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा अगर ज़्यादा है तो देश के विकास के लिए, हर तरह से देश के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। प्राथमिक घाटों के प्रभाव, वैसे तो मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, फिर भी देखिए, इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है, ये प्रभाव है, ठीक है, कि भाई भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कि भाई जो अगर भूतकाल में ज़्यादा वो लिया गया है, ऋण लिया गया है, तो भविष्य में क्या होगा कि भाई उस पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा और भविष्य में डेवलपमेंट बहुत कम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार के पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है। सीधी सी बात है, अभी हमने बात ही कर लिया है। ये ब्याज राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के उधार जरूरतों को दर्शाता है। ये भी हमने अभी डिस्कस ही कर लिया है कि भाई ब्याज को पूरा करने के लिए सरकार कितना उधार लेता है। तो इसलिए प्राथमिक घाटे जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ज़्यादा देश के विकास के लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि देश के पास ज़्यादा पैसा बचेगा उधार लेने के बाद, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसा बिंदु है जो ना समझ में आया हो तो आप सब कमेंट कर देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।